माय डियर स्टूडेंट्स, तो 1757 के वार ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे, कमांडर थे रॉबर्ट क्लाइव। 1764 में वार ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी को कमांड किया हेक्टर मुनरो ने। 1765 के इलाहाबाद एग्रीमेंट में फिर से रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी का गवर्नर बनाया जाता है और इलाहाबाद ट्रीटी को वही साइन करता है कंपनी की ओर से। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यदि हम मान ले कि हमारा इंडियन टेरिटोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है साउथवर्ड, तो इस रीजन में ये चीजें हुई है और इसका हेड ऑफिस क्या बना है? कोलकाता। तो ब्रिटिश एम्पायर का फर्स्ट पावर सेंटर क्रिएट हुआ कहां? कोलकाता में। बंगाल प्रेसिडेंसी क्रिएट हुआ और इसका क्रिएशन नेक्स्ट स्टेप यदि हम बात करते तो 1773 में आएंगे वारेन हेस्टिंग्स और उन्होंने बाकायदा ब्रिटिश साम्राज्य को एस्टेब्लिश कर दिया। तो कोलकाता प्रेसिडेंसी मतलब इंडिया के इस पार्ट में ब्रिटिश कॉलोनी क्रिएट हो गया, ब्रिटिश एम्पायर क्रिएट हो गया। इसके बाद आपको देखते हैं कि 1799 में तत्कालीन मैसूर हैदर अली के साथ 2 युद्ध, उसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान के साथ 2 युद्ध और टीपू सुल्तान अंततः 1799 में रंगपट्टनम वाले युद्ध में मारे जाते हैं और उसके बाद ये जो मैसूर वाला इलाका है वो भी अंग्रेज़ों के पास आ जाता है। सेकेंड टेरिटोरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अचीव किया बंगाल के बाद वो मैसूर था। अब आप ध्यान दोगे कि मैसूर के नीचे जिसको आज आप केरल कह सकते हो, उसका बहुत बड़ा हिस्सा तब क्या था? त्रावणकोर। क्या था? त्रावणकोर। और इधर हैदराबाद, ऊपर भी यहाँ का था हैदराबाद। तो ये हैदराबाद के निजाम ने और त्रावणकोर ने सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया और ये आप सबको पता है कि सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करने वाले राज्यों का हर्ष क्या हुआ। इन किन प्रकार ने उनको ब्रिटिश एम्पायर ने अपना हिस्सा डिक्लेयर कर लिया, आज नहीं तो कल। तो इधर अब साउथ में एक प्रेसिडेंसी क्रिएट हो गया, हैदराबाद, त्रावणकोर, मैसूर को मिला के, और इसका सेंटर बना क्या? चेन्नई, मुंबई। उस समय का ही नाम ले मद्रास। तो एक प्रेसिडेंसी क्रिएट हो गया था 1773 में और वो था कोलकाता प्रेसिडेंसी। दूसरा प्रेसिडेंसी क्रिएट हो गया मद्रास का, जिसमें साउथ इंडिया का मैक्सिमम पार्ट शामिल था। उसके बाद आप देखते हैं कि ये हमारा क्या है? गुजरात वाला पार्ट है और ये महाराष्ट्र वाला पार्ट है और यहाँ पंजाब को मिलाते हुए एक और प्रेसिडेंसी उनका क्रिएट होगा और इसका हेड ऑफिस बनेगा क्या? मुंबई। क्लियर? हियर यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दीज 3 प्रेसिडेंसी। इस प्रेसिडेंसी के लिए यदि आप टाइम का डिमांड करो तो ज़रूरी होता है संदर्भ को समझने के लिए। और यहाँ हम ये देख सकते हैं कि 1849 तक ये एम्पायर भी अपना आकार ग्रहण कर चुका था। हालांकि इसकी शुरुआत आप देखो तो 1818 में जब मराठा का फॉल हुआ, मतलब मराठों के रीजन पर उन्होंने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया 1818 में और 1849 में वो पंजाब में भी
अपना राज्य इस्टेब्लिश कर लिए बंदा बहादुर को डिफीट करके, क्योंकि रंजीत सिंह के बाद वहाँ वैसा कुशल नेतृत्व का अभाव हो गया था। तो 1849 में और 1818 के बीच ये प्रेसिडेंसी क्रिएट हो गया। अब 3 प्रेसिडेंसीज हैं और तीनों को गवर्न कर रहा है कौन? गवर्नर। तीनों को गवर्न कर रहे हैं कौन? गवर्नर। और तीनों गवर्नर जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस अथॉरिटी है, कोई किसी के अंडर है नहीं, पैरेलल है, तीनों प्रेसिडेंसी के हेड हैं, चीफ हैं। तो इनको लेके कुछ समस्या होने लगी आगे चल के। बंगाल प्रेसिडेंसी में या मद्रास प्रेसिडेंसी में या मुंबई प्रेसिडेंसी में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो दूसरे प्रेसिडेंसी के लिए निगेटिव इंपैक्ट डालने वाला साबित हो रहा है। तो उनको लगा कि अब तीनों को मिलाकर के एक कमांड डेवलप करने का वक्त आ गया है, और ये हुआ बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये क्या होता है कि गवर्नर ऑफ को डिक्लेयर कर दिया गया गवर्नर जनरल। इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि कोलकाता का जो गवर्नर है वो इन तीनों के टीम का बॉस होगा, तीनों गवर्नर में बॉस होगा, सुप्रीमो होगा। ये दोनों जो गवर्नर्स होंगे वो उसको रिपोर्ट करेंगे, और ये फिगर फाइनली स्टेब्लिश हो गया इस रूप में बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में कि ऑल इंडिया संबंधी कोई भी डिसीजन यही लेगा। ये अपने इंटरनल प्रेसिडेंशियल मैटर को ही हैंडल करेंगे, और यहां भी ऐसा ही होगा। जिसका संबंध पूरी टेरिटरी से होगा, ऐसे सारे विषय पर वीटो पावर, पूर्ण हेजेमनी, एकाधिकार, डोमिनियंस क्रिएट हो गया किसका? गवर्नर जनरल का। सीधे और सरल शब्दों में आप जानेंगे क्या कि तीनों को मिलाकर के एक सुप्रीमो को अपॉइंट कर दिया गया, और वो सुप्रीमो कोई अलग से इन तीनों के ऊपर अपॉइंट नहीं हुआ, बल्कि कोलकाता बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल, तीनों गवर्नर के टीम का अध्यक्ष, बॉस, सुप्रीमो भी डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस तरह से इंडिया में फर्स्ट गवर्नर जनरल 1833 से हुए, और वो थे, बहुत जाना पहचाना नाम है, आपको याद आ जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक दूसरे कारणों से भी याद रखे जाते हैं। आपको याद होगा 1828 में ब्रह्म समाज इस्टेब्लिश हुआ था, और इंडिया में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का मतलब कहेंगे कि व्यवहारिक रूप, जिसने समाज में जाके वास्तव में अपने काम दिखाए, वो चीज़ शुरू हुई ब्रह्म समाज के द्वारा। 1828 में ब्रह्म समाज इस्टेब्लिश हुआ था, और इसके इस्टेब्लिशर, फाउंडर को तो आप जानते ही हैं, राजा राम मोहन रॉय। संवाद कौमुदी उनकी कितनी महत्वपूर्ण रचना थी, जिसके जरिए ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत हैं, इसके जो उद्देश्य हैं, उसकी नींव रखी गई थी। महिलाओं को शिक्षा देने या सार्वजनिक जीवन में प्रवेश की बड़ी वकालत थी इसमें। तो इन सब चीज़ों को लेकर राजा राम मोहन रॉय, जिनको हम आज मॉडर्न इंडिया के फाउंडर के रूप में भी याद करते हैं, 1828 में, तो इसी ब्रह्म समाज के जो थे चीफ फाउंडर राजा राम मोहन राय, उन्होंने परामर्श किया था, इनको रेकमेंड किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को, इस बात के लिए मनाया था, इनको परसुएड किया था कि आप इंडिया में जो सती सिस्टम के मामले दिखते हैं उसको बैन करिए। और सती सिस्टम का जो ओमिशन हुआ इंडिया में, वो आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही 1829 में हुआ था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में 2 मेजर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। पहला क्या है कि ये सती सिस्टम को
ओमिशन करने वाले गवर्नर जनरल रहे और ये इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे। इसके पहले इंडिया में गवर्नर होते थे और गवर्नर 3 होते थे। तीनों के बीच में सामंजस्य कायम रखने के लिए और ब्रिटिश इंटरेस्ट को अपने पूरे इफिकेसी के साथ फुलफिल करने के लिए तीनों के बीच में एक सेंट्रल कमांड डेवलप करने की जरूरत समझी गई और उसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल मतलब तीनों जनरल में सुप्रीम डिक्लेयर कर दिया गया और इस तरह से एक नया पोस्ट आ गया गवर्नर जनरल। तो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल ये पोस्ट ही सृजित हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट। अब 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का पोस्ट आ गया, ये दोनों गवर्नर रह गए और बंगाल के जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल हो गए। इसके बाद यदि हम कुछ महत्वपूर्ण दृष्टि डालें तो हाँ, आप देख सकते हैं एक बड़ी बात 1857 का जो ग्रेट रिवोल्ट हुआ, उस ग्रेट रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से खत्म हो गया। बहादुर शाह जफर को क्रांतिकारियों ने अपना सम्राट घोषित करने की भूल कर दी, वरना यदि कोई ज़्यादा समावेशी व्यक्तित्व का चुनाव किया गया होता तो शायद ब्रिटिश एम्पायर उसी दिन खत्म हो जाता भारत से। लेकिन खैर, इतिहास में जो हुआ उसी को हमें पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी नहीं दिखानी। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में फिर से ब्रिटिश राज स्टेब्लिश होता है और कंपनी का राज तो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन ब्रिटिश क्राउन का मतलब उस समय रानी थी, रानी का शासन शुरू हो जाता है। तो विक्टोरिया डिक्लेरेशन, विक्टोरिया डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि भारत में अब शासन के तंत्र तो नहीं बदले हैं, सूत्रधार बदल गया है। पहले सब कुछ कंपनी के अधीन था, अब सब कुछ कंपनी के अधीन नहीं रहा, वो एक तरह से ब्रिटिश संसद के अधीन चला गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन चला गया। अब ब्रिटिश महारानी क्वीन जो है विक्टोरिया, वो भारत की रानी है, महारानी है और उनकी ओर से मंत्रिमंडल उनको सलाह देगा और वो इस अनुसार उसकी शासन चलाएंगे। तो पहली बार ब्रिटिश रानी के प्रजा बने हम भारतीय, कब? 1858 में। तो विक्टोरिया डिक्लेरेशन के साथ एक चेंज ये भी आया था, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का तो शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। इसको हम हेड ऑफ गवर्नमेंट जो थे गवर्नर जनरल, उनके नाम में परिवर्तन से भी आइडेंटिफाई करते हैं। अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वाइस राय। गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाएगा? वाइस रॉय। आप समझ सकते हैं यहां पर वाइस का मतलब डिप्टी है और रॉय का मतलब किंग है, राजा। भारतीय टोन टेन्योर में थोड़ा उसको नामकरण किया गया, रॉय राजा और वाइस डिप्टी, और मुख्य राजा इंपेरर तो वो हैं रानी विक्टोरिया। तो अब गवर्नर जनरल की जगह दौर शुरू हुआ किसका? वाइस रॉय का। अब यहां एक स्ट्रेंज इंफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है और वो है लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। अब ये लॉर्ड कैनिंग क्या है? ये लॉर्ड कैनिंग 1857 के रिवोल्ट के टाइम में क्या है? इंडिया के गवर्नर जनरल हैं, मतलब बंगाल के गवर्नर हैं और गवर्नर जनरल भी हैं, लॉर्ड कैनिंग। और इन्हीं को कंटिन्यू रखा गया 1858 में भी, मतलब जब क्राउन का शासन इंडिया में स्टेब्लिश हुआ, विक्टोरिया का डिक्लेरेशन हुआ और विक्टोरिया ने भारत के शासन की डोर संभाली अपने हाथ में, रानी ब्रिटिश, तो उसने भी अपने डिप्टी के रूप में लॉर्ड कैनिंग को ही कंटिन्यू रखा। तो हियर यू हैव टू बी क्लियर मोर, लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल and first viceroy of India. The last information that must be consumed by you about the head of government or head of state during British era is the Indian constitutional head of nation after 1947. As you know that
1947 के बाद 15 अगस्त को 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट इंडिया का अपॉइंट हो गया इंडियंस के द्वारा। लेकिन हेड ऑफ स्टेट के रूप में गवर्नर जनरल ही, वाइस राय ही कंटिन्यू रहे। और ये आजादी के बाद 15 अगस्त को भी हेड ऑफ स्टेट के रूप में माउंटबेटन ही थे, माउंटबेटन ही थे। बाद में जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया तो भी इंडियन हेड ऑफ स्टेट के रूप में हमने गवर्नर जनरल मतलब वाइस रॉय को ही कंटिन्यू रखा और माउंटबेटन को रिप्लेस किया इंडियन ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट एंड लास्ट, फर्स्ट भी हैं और लास्ट भी हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि इसके बाद 1952 में हमने हेड ऑफ स्टेट के रूप में प्रेसिडेंट का पोस्ट सृजित कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, और उसके बाद प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होने लगे। तो यहां भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि 1947 में जो इंटरिम गवर्नमेंट इंडिया में बनी, पंडित नेहरू ने जिसको लीड किया है जो प्राइम मिनिस्टर, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ स्टेट तो क्या है, गवर्नर जनरल तो दोनों था, हेड ऑफ स्टेट भी और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी। तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू का जो अपॉइंटमेंट हुआ प्राइम मिनिस्टर के रूप में हुआ, तो हेड ऑफ स्टेट का हेड ऑफ स्टेट कौन बना, तो हेड ऑफ स्टेट गवर्नर जनरल ही रहा। उसने हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में एक अलग इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जबकि हेड ऑफ स्टेट अभी भी कौन है, माउंटबेटन ही है। और पंडित नेहरू ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 15 अगस्त 47 को जो शपथ लिया वो भी महारानी के नाम पर लिया। माउंटबेटन ने ही वो शपथ दिलाई और उन्होंने महारानी के प्रति ही निष्ठा बनाए रखने की शपथ लेकर भारत के प्रधानमंत्री बने। तो हेड ऑफ स्टेट गवर्नर जनरल ही रहे, हेड ऑफ गवर्नमेंट पंडित नेहरू हुए। बाद में माउंटबेटन की जगह हेड ऑफ स्टेट गवर्नर जनरल के रूप में ही इंडियन आए राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के पहले और अंतिम दोनों गवर्नर जनरल हैं, क्योंकि बाद में इसके 1952 में हमने देश को प्रेसिडेंट के रूप में इसका हेड ऑफ स्टेट दिया, और तब राजेंद्र बाबू इंडिया के हेड ऑफ स्टेट बने एज ए प्रेसिडेंट। और उसके पहले इंडियन हेड ऑफ स्टेट बने कौन, राजगोपालाचारी। लेकिन राजगोपालाचारी क्या है, गवर्नर जनरल के डिजिग्नेशन में है, प्रेसिडेंट के डिजिग्नेशन में फर्स्ट 1952 में फिगर इंडिया को मिला राजेंद्र बाबू के रूप में। तो प्रधानमंत्री अपॉइंट किया था हमने 47 में, राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट की शुरुआत राष्ट्रपति के रूप में हुई है 52। दैट्स ऑल, थैंक यू। यू हैव टू क्लोज इट बाबू, बंद हुआ।